दोस्तों, मैं हूं ज्योति और स्वागत है आप लोगों का मेरी क्लास से, जहां डिस्कस करने वाली हूं जनरल मैथ्स के ये सारे टॉपिक्स जो एमपी के अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं। एमपी की नहीं बल्कि वो सारी एग्जाम्स जहां पर जनरल मैथ्स आना है उसमें यही सारे टॉपिक कवर होते हैं ऑलवेज। एमपी की जो कुछ एग्जाम्स अभी होने वाली हैं वो है पटवारी, ग्रुप 4, वन रक्षक, जेल प्रहरी, MPPSC। इन सभी एग्जाम्स में जनरल मैथ्स के यही सारे टॉपिक आएंगे। CHSL की बेसिक तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि CHSL में SSC कराता है तो ये थोड़ा सा टफ होता है, पर बेसिक तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। SSC की एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैं अलग से क्लासेस करूँगी जहाँ पर मैं थोड़े हायर लेवल के मैथ्स डिस्कस करूँगी, पर बेसिक तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको परसेंट मीन्स 1/100, 21% मीन्स 21/100। इट मीन्स किसी नंबर का 21% वो होता है, उस नंबर के हम 100 पार्ट करेंगे तो उसका जो 21वां भाग होगा वो वही उसका 21% कहलाएगा। 21% मीन्स उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 21/100। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया। यदि हम 6% लेंगे इसका मतलब वो हो जाएगा 6/100। ये परसेंट में है, ये भिन्न में है, भिन्न संख्या में। अच्छा, इसको और अब हम 0.06 भी लिख सकते हैं तो ये दशमलव भिन्न हो जाएगा, डेसिमल, और ये है फ्रैक्शन। इसको हम 6:100 भी लिख सकते हैं, ये कहलाएगा रेशियो। रेशियो वाला पार्ट हम रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी इसका भिन्न और इसका दशमलव ये हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम और समझते हैं। हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर लिया हमने 225, उसका हम निकालेंगे 10%। 225 का 10%, 225 का 10% क्या होगा, हमने स्कूल में पढ़ा है 225 का 10% मतलब का मीन्स हो जाता है इनटू 225 का 10%, 10/100, क्योंकि 10% को मैंने बताया था 10/100 लिख सकते हैं। वैसे ही 225 का हम निकालते हैं 5%, तो ये कैसे लिखेंगे इसको, 225 इंटू 5/100। 225 का ही हम 75% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 225 इंटू 75/100। किसी भी नंबर का परसेंट निकालने के लिए उतने परसेंट का उसमें इंटू करके डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो हम ये तीनों ही एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो ये हम क्या ये लिख सकते, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 225 इंटू 0.10, या इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 225 इंटू 0.05, इसको हम लिख सकते हैं 225 इंटू 0.75। ये फ्रैक्शन था, ये इसको हमने दशमलव भिन्न में बदल दिया। ठीक है, इससे कुछ नहीं, हमारा कैलकुलेशन का टाइम बचेगा और कैलकुलेशन थोड़ा इजी भी होगा। तो हम जनरल क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जब भी किसी नंबर का परसेंट निकालते हैं, माना किसी नंबर का हमने k% निकाला तो उसमें k/100 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, या फिर 0.0k का मल्टीप्लाई हो गया है। लेट्स सी, यदि हम 300 का 75% निकालेंगे तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 500 का 5% निकालेंगे तो 500 गुणित 0.05 लिख सकते हैं।
कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि एट लास्ट तो हमको इसको कैलकुलेशन के लिए इसको 75/100 लिखना ही पड़ेगा, तो फिर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट कभी परसेंट निकालने सिर्फ कहे ऐसा कभी नहीं होता। परसेंटेज के बाद फाइनल आंसर जो होता है क्वेश्चन में जब मांगा जाता है वो कुछ अलग तरीके से मांगा जाता है। तो उसके पहले हमको कैलकुलेट, तो ये जो 0.75 लिखने से हमारा क्या है, 0.75 लिखना और 75/100 लिखना, टाइम थोड़ा बचता है इसमें, ठीक है। जब किसी क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि परसेंट निकालो तो हम 75/100 ही लिखेंगे, पर यदि हमको इसके आगे और भी कैलकुलेशन करना है तो जनरल उसको 300 × 0.75 लिख के हम उसको टाइम बचाएंगे अपना, ठीक है। वैसे ही 300 का 10%, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 300 × 0.10। तो इससे ये कंसेप्ट निकल के आता है कि यदि किसी नंबर का k% निकालना है तो उसमें हम 0.0k का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब एक क्वेश्चन से समझते तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 55% स्टूडेंट VA विषय में पास है, 60% स्टूडेंट QA विषय में पास है और 25% छात्र दोनों विषयों में फेल है। अगर 400 छात्र दोनों विषयों में पास है तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि 55% मीन्स माना हमने x जो है कुल छात्रों की संख्या मानी है, तो 55% स्टूडेंट VA विषय में पास है तो VA में 0.55x, QA में 0.60x और दोनों विषयों में फेल 0.25x। इट मीन्स 0.55x प्लस 0.60x में से 400 छात्र घटा दें तो ये कुल पास छात्रों की संख्या आ जाएगी, और इसमें यदि 0.25 जो कि फेल है उनको जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा x के कुल छात्रों के। 55 6 1.15 हो जाएगा x, ये x इस तरफ आएगा तो ये x, इसमें 0.25 भी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 1.4x माइनस x बराबर ये हो जाएगा 400, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1.40x होगा, ये x इस तरफ से आया माइनस x हो गया, 400 उस तरफ गया 400 हो गया, ये हो जाएगा 0.40x, तो 400/0.40 तो ये आ रहा है 1000, ठीक है। ये एक और ये पॉइंट ऊपर गया तो 1000, ठीक है। ये तो मैंने आपको जो पिछला कंसेप्ट मैंने बताया था उसको समझाने के लिए इस मेथड से सॉल्व किया है। ये वैसे क्वेश्चन इससे भी इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है, वो ऐसे कि परीक्षा में 55, 60 और 25, ठीक है। तो 55% VA विषय में पास है, इसका मतलब इसमें वो भी छात्र हैं जो QA में भी पास हो सकते हैं। यहाँ पर QA विषय में पास जो छात्र 60% है, इसमें वो भी शामिल हो सकते हैं जो VA में पास है, ठीक है। तो यदि हम 55 + 60 + 25 जोड़ दें, ये 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने प्रतिशत बच्चे जो है वो दोनों में शामिल है, और दोनों में शामिल है मतलब दोनों में पास है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ इन जोड़े इनको तो ये हो रहा है अपना 140, इसका मतलब 40% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास है। तो इसको ये डायरेक्ट 0.40 × 400 हम यहीं से लिख सकते हैं, तो उतना मेथड लंबा नहीं जाएगा अपना। तो यहीं से देखिए यहाँ पर ये x है ये, ठीक है। तो यहाँ से भी 1000 आ रहा है आंसर। सवाल है, किसी छात्र के किसी परीक्षा में 450 में 180 अंक मिले हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। ये सवाल देखने में बहुत इजी है, बस मुझे थोड़ा एक कंसेप्ट समझाना है कि हमें बेस में क्या लेना है। जैसे
छात्र के 450 में से 180 अंक मिले हैं, तो 180 कितने में से मिले हैं? 450 में से, गुणित 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा 9 5 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 40%। यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि हमें नीचे किस अंक को रखना है। 180 अंक मिले 450 में से, तो किस संख्या में से? 450 में से 180 मिले, तो नीचे हम लिखेंगे 450। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। सवाल है, अगर a प्लस बी का 25% a माइनस बी के 35% के बराबर है, तो a b का कितना प्रतिशत है? तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि अंश और हर, ऊपर कौन सी संख्या आएगी और नीचे कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, कैसे? a b का कितना प्रतिशत है, मीन्स क्या लिखेंगे? a बटे b, ये हमको निकालना है। a b का कितना प्रतिशत, मतलब b से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, तो b नीचे आएगा, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो हमको ये निकालना a बटे b गुणित 100, यही निकाला, यही आंसर है। तो हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, लिखा है अगर a प्लस बी का 25% a माइनस बी के 35% के बराबर है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 0.25 a प्लस बी इज इक्वल टू 0.35 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हमारा फुल कंसंट्रेशन रहेगा ये लाने के लिए। ठीक है, 0.25 0.35, दोनों में 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाओ, 25 और 35, इसको छोटा कर देते हैं, 5 25, 5 7 35। अब ये क्या हो गया? 5a प्लस 5b, 7a 7b। मैंने इसे यहीं की यहीं कट कर दिया है, सॉल्यूशन को शॉर्ट करना है, इसलिए वहीं की वहीं सॉल्व कर दिया मैंने। 5a प्लस 5, समझ में तो आया ना सभी को? यदि नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बता दूंगी इसे। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5b, 7a माइनस 7b। ए वालों को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 7a है तो ये 5a को इधर ले जाते हैं हम, 7 और 5 ये 12 हो जाएगा, 12b, 7 में से 5 गए 2a। हमें निकालना a बटे b, तो हम b को इधर ले जाते हैं, 2 को इधर लाते हैं, 12 बटे 2 a बटे b। हमें ये निकालना है तो हम दोनों साइड 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 600, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई? 600। इसका मतलब आंसर जो है वो है 600%। ठीक है, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, परसेंट टू फ्रैक्शन। लाइक 50% है, उसको हम 50 बटे 100 लिख सकते हैं, इट मीन्स 1 बटे 2 लिख सकते हैं। 25% है, उसको 25 बटे 100 1 बटे 4 लिख सकते हैं। 75% है, क्योंकि ये इसका 3 गुना है, तो इसको 3 बटे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 80% है, तो 80 बटे 100 4 बटे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो परसेंट टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन जो होता है, यदि इसकी पूरी लिस्ट है, यदि ये लिस्ट हम याद कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको इजी पड़ता है। तो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर कर दी है, आप वहाँ से उसको जिसको याद होती है वो याद कर ले, और जिसको याद नहीं होती उसके लिए फिर चलता है। अभी तक हमने पढ़ा था परसेंटेज निकालना, अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज से नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करना। माना कि कोई नंबर है 225, उसको हम 10% इंक्रीज कर देते हैं, या 225 को हम जब 5% इंक्रीज करेंगे, या 225 को जब हम 75% इंक्रीज करेंगे, तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे इजी बनाने के लिए, किस तरीके से हम शॉर्ट में सोचेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं।
225 का जब हम 10% बढ़ा देंगे, 225 धन 225 का 10% रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से 225 का जब हम 5% बढ़ाएंगे तो 225 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 225 का 5% बढ़ जाएगा तो 5/100। 225 का 225 प्लस 225 का 75% बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है, अपनी लॉन्ग मेथड है सारी की। इस तरीके से ही सोचा जाता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बस हमें ये करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब हमें माइंड में करना है। ठीक है, उसी को इजी बनाने के लिए हम एक कंसेप्ट निकालते हैं अपन। 225 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस कॉमन लेना तो आप सभी को आता होगा। यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। 225 1 प्लस 100 225 इंटू 1 प्लस 0.1 225 इंटू 1.1। ठीक है, 225 कॉमन लिया तो 1 प्लस 10/100 बच गया। 10/100 को 0.1 लिखा, 1 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से इसको करेंगे तो 225 कॉमन लिया तो 1 100 हो गया, 225 और इसको अपन लिख सकते हैं 1.05। उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 225 इंटू 1.75। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि यदि कोई नंबर को, यदि हम कोई ए नंबर है उसको हमने k% से इंक्रीज कर दिया तो वो नंबर, देखो यहाँ पर क्या था 1.1, या इसको हम 10 भी लिख सकते हैं। 10% से इंक्रीज किया था तो 1.10 का मल्टीप्लाई हो गया। 5% से इंक्रीज किया था तो 1.05 का मल्टीप्लाई हो गया। 75% से इंक्रीज किया तो 1.75 का मल्टीप्लाई हो गया। इट मीन्स k% बढ़ाएंगे तो उसमें 1 प्लस k/100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमेशा ही होगा। k% से बढ़ाएंगे तो उस नंबर पे 1 प्लस k/100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम नंबर को डिक्रीज करेंगे, कोई नंबर है 225, उसको हमने 10% से डिक्रीज कर दिया। 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5% से डिक्रीज किया, 75 से डिक्रीज किया, तो ये क्या हो जाएगा, 225 घट रहा है माइनस 225 का 10%, 225 का 5% घट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 225 का 75% डिक्रीज हो रहा है। 225 कॉमन ले लिया यहाँ से तो 1 माइनस 10/100 5, ये हो जाएगा 0.1, मतलब ये 0.9। ठीक है, वैसे ये हो जाएगा 225 कॉमन लिया, 1 माइनस 5/100 225 इंटू 0.95, और ये हो जाएगा 225 इंटू 0.25। तो यहाँ ये कंसेप्ट निकल के आया कि यदि कोई नंबर को k% से डिक्रीज करेंगे तो उस नंबर पे 1 माइनस k/100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा ये जो कैलकुलेशन इतना किया है हमने, इसका टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक है, हम कैसे सोचेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये, क्योंकि यहाँ पर सारी कैलकुलेशन जो 100 के अराउंड ही हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, जैसे कि 75 प्लस 25 100 होता है, 67 प्लस 33 100 होता है, 77 प्लस 23 100 होता है, 63 प्लस 37 100 होता है, 73 प्लस 27 100 होता है,
ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कोई नंबर को हमने 75% डिक्रीज़ किया तो नंबर कितना हो जाएगा, 0.25 टाइम्स हो जाएगा। कोई नंबर को 67% डिक्रीज़ करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 33% हो जाएगा, 33 टाइम्स हो जाएगा। 77% से डिक्रीज़ करेंगे 0.23 टाइम्स हो जाएगा। 63% से डिक्रीज़ करेंगे तो 0.37 टाइम्स हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन और इजी। जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि 5 आया था तो इसको 0.95 कर दिया हमने। 10, हाँ, 95 प्लस 500, 85 प्लस 1500, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लेंगे तो डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो उससे ये कंसेप्ट और आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, उसकी इनकम 20% बढ़ गई है और खर्च भी 10% बढ़ गया है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई है, हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं। जैसे मैंने बताया था आपको कि 75% से कोई नंबर को यदि डिक्रीज करते हैं तो वो नंबर, मतलब जो नंबर ए है तो वो नंबर क्या हो जाता है, ए इंटू 1.75 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरीके से कोई नंबर यदि ने 25% बढ़ाया है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ए इंटू 1.25 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे 425 कोई नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, 425 इंटू 1.80 लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये नंबर जो है ये नंबर जो है वो 425 का 80% बढ़ा हुआ है ये, ठीक है। उसी तरीके से हम 425 में 0.85 इस तरीके से लिखा हुआ है कोई नंबर, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 425 जो है, ये नंबर जो है 425 का 15% घटा हुआ है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आदमी की इनकम का 75% खर्च करता है, इनकम 20% बढ़ गई है, खर्च भी 10% बढ़ गया है, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई है निकालना है, तो बचत निकालना है, ठीक है। तो इनकम कितनी पहले थी इसकी, माने कि उसकी इनकम मान लेते 100 है, तो उसका खर्च कितना है, खर्च है उसका 75, तो यहाँ सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी, बचत बचत हो जाएगी उसकी 25, ठीक है। अब उसकी सैलरी बढ़ गई है, कितनी हो गई है, बढ़ की हो गई है उसकी सैलरी 20% बढ़ गई, तो 100 इनकम है तो 120, खर्च भी 10% बढ़ गया है तो 1.1 इंटू 75 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पहले 75 थी, 10% बढ़ गई, 1.1 इंटू 75, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, ये सैलरी है, ये खर्च है, तो 120 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 82, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 37.5, पहले बचत इतनी थी अब इतनी हो गई, अब क्योंकि हमको इससे कंपेयर करना है, इसको ये निकालना है कितना प्रतिशत बढ़ी हुई है, तो क्या इसको मैं 25 के टर्म में लिखने के लिए 25 का गुणा कर दूं और 25 का भाग दे दूं, तो इसमें कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी नंबर पे कर सकते हैं, तो कोई नंबर है 37.5, उसमें हम +25 -25 कर दें, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, ओवरऑल चेंजेस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा हमें बस। वही मैंने यहाँ अपनाया है, 25 ऊपर गुणा किया, 25 नीचे किया, अब इसको देख सकते हैं ये 25 के टर्म में आ गया, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, ये 25 एकम 25 और यहाँ से बचा 12, 25 पंचे 125 और एक पॉइंट है तो ये पॉइंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 25, तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था, यदि 25
इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये 25 का 50% बढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले सेविंग 25 थी, अब हो गई 1.5 इंटू 25। इसका मतलब अब जो है 50% बढ़ गई है। आंसर हो जाएगा हमारा कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई है, तो 50% बढ़ गई है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्वेश्चन है, कोई नंबर है 200, वो बढ़कर 275 हो गया है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, ये निकालना है हमें। तो इसके लिए एक जनरल हम फॉर्मूला याद कर ले। फॉर्मूला क्या, हमेशा ये होगा कि अंतर बटे मूल संख्या इंटू 100। 200 से बढ़ के वो नंबर हो गया 275, अंतर कितना हो गया 75, मूल संख्या कितनी है 200 गुणित 100, तो ये दो 32.5, मतलब वो नंबर जो है वो 32.5% बढ़ गया है। उसी तरह एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे कोई नंबर है 450 और वो घटकर हो गया है 378, तो उसमें कितना परसेंट डिक्रीज किया है। तो उसके लिए वही चीज, अंतर बटे मूल संख्या इंटू 100। अंतर कितना हो गया इन दोनों के बीच में 50, और यहाँ से अपना आ गया 22.72 बटे मूल संख्या क्या है 450, 100 और 72, 16%। नंबर डिक्रीज होके वो नंबर कितना परसेंट डिक्रीज हो गया 16% डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से भी ये कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में यूज होंगे, तो आपको ये कंसेप्ट अपनाना है। ठीक है, क्वेश्चन है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज्यादा है एवं सी की सैलरी से 20% कम है, तो सी की सैलरी बी की सैलरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो सी की सैलरी बी की सैलरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, किससे, बी से, तो हम बी को नीचे रखेंगे, और सी की सैलरी बी की सैलरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, उसके लिए सी माइनस बी इंटू 100। तो हमें क्वेश्चन में ये चीज निकालनी है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि अंतर बटे मूल संख्या, मूल संख्या मतलब जिससे निकाल रहे हैं, जिससे, ये याद रखिएगा, जिससे, जिससे छोटा है या जिससे बड़ा है या जिससे घट रहा है या जिससे बढ़ रहा है। ठीक है, वही हमें मूल संख्या कहलाती है। ठीक है, इंटू 100, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये निकालना है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज्यादा है, तो ए की सैलरी क्या है, मतलब 1.5 बी लिख सकते हैं इसको ऐसा। और सी, ए की बात कर रहा है, ए की सैलरी जो है वो सी की सैलरी से 20% कम है, तो उसको हम 0.8 सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ ये टर्म निकालना है, तो हमें ए की जरूरत नहीं, तो हम ये दोनों को इक्वल लिख देते हैं, 1.5 बी 0.8 सी लिख सकते हैं, बराबर दोनों। ठीक है, यहाँ चलते हैं, नीचे हमको हमको बी नीचे चाहिए, तो हम बी को नीचे ले आते हैं। अच्छा, यहाँ भी पॉइंट लगा, यहाँ भी पॉइंट लगा, इसको हटाते हैं हम, इसको 15/8 लिख दें, नीचे आ गया बी, इधर नीचे चला गया, सी माइनस बी। हमको चाहिए सी माइनस बी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इधर भी वन माइनस कर देते हैं, इधर भी वन माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 7/8, और ये हो गया, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी बटे, हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 25, 100। क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% एवं 60% बड़ी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है।
तो मान लीजिए तीनों संख्याएं ए बी सी है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या ये है, ठीक है, 40% और 60% बड़ी है, तो तीसरी से है तो 1.4 सी है और ये है 1.6 सी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, ठीक है। तो b अपॉन a, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है b, इससे, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, दूसरी क्या है b, तो b से, तो b आएगा नीचे, ठीक है, तो ये हमको निकालना है, और परसेंट में पूछा है तो इंटू 100 ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं b ये है और a ये है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है हमें, 1.6 में से 1.4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, और क्योंकि c है तो c, और अपॉन b, नीचे b आएगा तो b की वैल्यू कितनी है 1.6c, ये 1.6c कर दिया इंटू 100 कर दिया, पॉइंट पॉइंट हट गया, ठीक है, गोली मार दो पॉइंट को, ये 18 8, ठीक है, तो सी तो बच ही गया, ठीक है, 1/8, तो ये 4 दूनी 8, 25, ये कितना हो गया 12.5, आंसर क्या होगा 12.5, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है 12.5%। क्वेश्चन है, मनोज सुरेश से 40% ज्यादा तनख्वाह पाता है, तो सुरेश मनोज से कितने परसेंट कम तनख्वाह पाता है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर कोई रैंडम नंबर है a, उसको हम x% से इंक्रीज कर देते हैं और वो b बन जाता है। यदि कोई नंबर को a को x% से इंक्रीज करेंगे और वो b बन जाता है, तो उसको वापस से a बनाने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट डिक्रीज करते हैं उसको, 100x अपॉन 100 प्लस x%, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। कि कोई नंबर है उसको x% इंक्रीज करते हैं तो वापस से उसको वही संख्या मूल संख्या बनाने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, तो 100x अपॉन 100 प्लस x% से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। सिमिलरली कोई नंबर है a, उसको हम x% से डिक्रीज करते हैं और वो b बन जाता है, तो उस संख्या को वापस से a बनाने के लिए 100x अपॉन 100 माइनस x% से इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। नंबर को x% से इंक्रीज किया तो वापस से मूल संख्या बनाने के लिए 100x अपॉन 100 प्लस x% से डिक्रीज करना पड़ेगा। x% से डिक्रीज किया है तो उसको वापस से मूल संख्या बनाने के लिए 100x अपॉन 100 माइनस x% से इंक्रीज करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। मनोज सुरेश से 40% ज्यादा तनख्वाह पाता है, तो सुरेश की सैलरी कम है, उसको 40% से इंक्रीज कर दिया तो मनोज की सैलरी बन गई, ठीक है। सुरेश की सैलरी 40% इंक्रीज कर दिया तो मनोज की सैलरी बन गई। मनोज सुरेश से 40% ज्यादा तनख्वाह पाता है, सुरेश मनोज से कितने परसेंट कम तनख्वाह पाता है, तो सुरेश मनोज से तो उसको, इसका मतलब मनोज की सैलरी को वापस सुरेश की सैलरी बनाने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। सुरेश मनोज से कितने परसेंट कम तनख्वाह पाता है, मतलब मनोज की सैलरी को कितना परसेंट घटाएंगे तो सुरेश की सैलरी बन जाएगी। तो ये इसमें आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि पहला 40% यहाँ पर x है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सुरेश मनोज से कितने परसेंट कम तनख्वाह पाता है, तो कितना परसेंट, तो 100 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस x40, 200/7, इसको डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56, सही 4/7। तो सुरेश मनोज से 28 सही 4/7% कम तनख्वाह पाता है। इसी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के करते हैं, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था जब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, कि कोई नंबर जो है कोई नंबर को 40% या x% इंक्रीज कर दिया, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो अंतर अपॉन मूल संख्या इंटू 100 होता है, ठीक है।
तो यहाँ मैं मान लेती हूँ मनोज सुरेश से 40% ज़्यादा तनख्वाह पाता है, तो सुरेश से 40%, यहाँ पर बेस ऑफ कंपेरिजन क्या है, सुरेश है, तो सुरेश की सैलरी को 100 मान लेते हैं। सुरेश की सैलरी को 100 मान लेंगे तो मनोज की सैलरी क्या हो जाएगी, क्योंकि मनोज सुरेश से 40% ज़्यादा तनख्वाह पाता है, तो 100 का 40% 40, तो मनोज की सैलरी हो जाएगी 140। ठीक है, अब सुरेश मनोज से कितने परसेंट कम तनख्वाह पाता है, यह बेस बदल रहा है, पहले बेस था सुरेश, मैंने आपको बताया मूल संख्या नीचे क्या रखना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। मूल संख्या पहले 40% जब इंक्रीज किया था तो मूल संख्या क्या थी, सुरेश से था, तो मूल संख्या थी सुरेश की सैलरी। अब उल्टा पूछ रहा है सुरेश मनोज से कितने परसेंट कम तनख्वाह पाता है, तो यहाँ पर बेस क्या है, मनोज से, तो मनोज की सैलरी नीचे आएगी, तो अंतर दोनों का 40 है। ठीक है, तो 40 बटे मूल संख्या क्या है, मनोज की सैलरी, तो मनोज की सैलरी 140 है, गुणा 100, ये कैंसिल हो गया, ये 200/7 आ गया, 200/7 लास्ट को जो सॉल्यूशन किया तो फॉर्मूले से उस टाइप से ही आ गया, 200/7 मतलब 7 दूनी 14, 4/7। ठीक है, तो फॉर्मूला याद नहीं तो भी इस कंसेप्ट से आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं तो अंतर और नीचे मूल संख्या क्या रखना है, ये हमको बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना है कि नीचे मूल संख्या क्या रखेंगे। पहले मूल संख्या सुरेश की सैलरी थी, अब बाद में मूल संख्या जो है वो मनोज की सैलरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर जो है वो किसी दो चर राशियों का गुणनफल है, मीन्स दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, लाइक एक्स वाई है कोई नंबर जिसमें एक्स और वाई दोनों दो चर राशियां हैं, मतलब दोनों वेरिएबल्स हैं जो वेरी करती हैं। यदि कोई नंबर, मतलब ये पूरा नंबर एक्स वाई हो गया जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, और हम एक्स और वाई दोनों को अलग अलग परसेंटेज से वेरी करते हैं, लाइक हम इसको a% से इंक्रीज कर देते हैं और y को b% से इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, तो जो xy में ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होगा वो होगा a ± b ± ab/100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। यदि कोई नंबर कोई दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, दो चर राशियों का गुणनफल है और दोनों ही राशियों को हम अलग अलग परसेंटेज से वेरी करते हैं, तो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज होगा वो होगा a + b + ab/100। डिपेंड करता है, अगर हम b% से इंक्रीज a में तो a% से इंक्रीज कर रहे हैं, b में b% से इंक्रीज कर रहे हैं यदि, तो a + b + ab/100 होगा परसेंटेज चेंज, और अगर b% से डिक्रीज कर रहे हैं तो b a + a - b - ab/100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब डिक्रीज करेंगे तो माइनस हो जाएगा दोनों में, और यदि इंक्रीज करेंगे तो प्लस रहेगा। ठीक है, एक नंबर लेते हैं, उससे प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले को। तो वो ऐसे होगा कि मैं कोई नंबर लेती हूँ 100, एक्स वाई माना कि 100 है यहाँ पर, और ये जो है नंबर, ये दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, दो चर राशियों का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। माना कि वो दो चर राशियां 25 × 4 है। ठीक है, सब को 25 × 4 लिख सकते हैं। मैं इसको 10% से इंक्रीज कर दूं और इसको मैं 20% से इंक्रीज कर दूं। ठीक है, तो मैंने 100 इसलिए लिया क्योंकि इसमें परसेंटेज चेंज आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा 100 से, क्योंकि परसेंट मतलब 100 ही होता है। तो मैं फॉर्मूला लेती हूँ, तो इसके हिसाब से 10 ए जो है ए 10 है। ठीक है, 10 प्लस बी है अपना 20 प्लस 20 इंटू 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 30, और ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 32। मतलब नया नंबर जो हो जाएगा, यदि हम दोनों चर राशियों को 10% और एक को 20% से इंक्रीज करते हैं तो 100 जो है वो क्या बन जाएगा, 132 बन जाएगा। ठीक है, अब विदाउट फॉर्मूला इसको प्रूफ करके देखते हैं। विदाउट फॉर्मूला इसको प्रूफ करेंगे तो देखो 25 से इसको 10% बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा, 100 जो है 25 × 4 है, 25 को 10% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1.1 × 25। ठीक है, इंटू, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा, 4 4
हो जाएगा 1.2 इंटू 4, इसको हल करते हैं 25 से कम 25, 2 बचे, 25 2 27, ये पॉइंट, ये नंबर हो जाएगा 1248, 4.8, इसको आप हल कीजिए, ये 8 5, ये बिल्कुल 132 आ रहा है, ये 5 8 40, तो ऐसे ही समझा रहे जीरो आ रहा है लास्ट में, तो ये बिल्कुल पूरा कंप्लीट नंबर बनेगा 132। तो ये अपना फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन आपको। क्वेश्चन है, पेट्रोल के दाम 40% बढ़ जाए तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्च उतना ही रहे, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल के दाम 40% बढ़ जाए तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च उतना ही रहे। अब देखो खर्च जो है, खर्च वो दाम इनटू मात्रा, मतलब खर्च जो है एक ऐसी राशि है जो जो दाम और मात्रा, जो दो वेरिएबल्स है उनका प्रोडक्ट है, ये उनका गुणनफल है खर्च, ठीक है। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी जो पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। इसमें अगर कोई नंबर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है तो और उनको अलग अलग वेरी करते हैं तो उनका परसेंटेज चेंज जो होता है वो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खर्च जो है वो दाम और मात्रा का मल्टीप्लीकेशन है, और दाम को हमने 40% बढ़ा दिया है, ये 40% बढ़ गया है, ठीक है। पूछ रहा है प्रतिशत कम कर दें कि खर्च उतना ही रहे, तो यहाँ बी अननोन है, उसको बी रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये बता रहा है इसको कम करना है, ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो खर्च उतना ही रहे, तो खर्च उतना ही रहे मीन्स क्या है कि यानी परसेंटेज चेंज जो खर्च का है वो जीरो रहे। क्वेश्चन में जो कह रहा है खर्च उतना ही रहे मीन्स खर्च में कोई चेंजेस ना आए, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि इसका परसेंटेज चेंज जो है वो जीरो ही रहे, ठीक है। और फॉर्मूला ये कहता है कि खर्च का परसेंटेज चेंज है वो क्या होगा, वो होगा a प्लस बी प्लस बाय 100 होगा। अब क्योंकि हमको यहाँ पता है कि बी डिक्रीज हो रहा है तो हमें प्लस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और खर्च उतना ही रहे, तो खर्च का परसेंटेज चेंज जो है वो जीरो है, तो इसको बराबर जीरो रख देते हैं। जीरो इक्वल टू ए 40 है, बी नहीं पता 40 है, ये माइनस माइनस वाले इस तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यदि हम इसको एलसीएम ले और ये करें तो ये 140 बटे 100 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब ले आएंगे तो ये 140 बटे 100 भी है ये, और ये 40, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, तो बी इक्वल टू इधर लेके जाएंगे 400, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 200 बटे 7, तो ये अपना और 7 दूनी ये 2 2 8 7। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा यदि किसी नंबर को x% से इंक्रीज करते हैं तो उसको वापस से मूल संख्या बनाने के लिए 100x अपॉन 100 प्लस x% से डिक्रीज करना पड़ेगा, और उसी तरह अगर किसी नंबर को x% से डिक्रीज करते हैं तो उसको वापस से मूल संख्या बनाने के लिए 100x अपॉन 100 माइनस x% से इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, पेट्रोल के दाम 40% बढ़ गए हैं तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च उतना ही रहे। तो यहाँ पर खर्च जो है दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, दाम और खपत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दाम को 40% इंक्रीज कर दिया है, तो यदि हम खपत को उतना ही रखें, खपत यदि सेम रखे और दाम को यदि 40% बढ़ा दे तो ऑब्वियस सी बात है खर्च बढ़ जाएगा, हमारा खर्च बढ़ जाएगा। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि खर्च उतना ही रहे, खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च उतना ही रहे। तो हम 40% दाम को बढ़ा रहे हैं, तो एक वेरिएबल 40% बढ़ रहा है और खर्च तो खर्च भी बढ़ेगा, और यदि हमको खर्च उतना ही रखना है तो खपत को कम करना पड़ेगा, तो खपत को कितना % कम करें कि खर्च उतना ही रहे। तो ये उस टाइप से लग रहा है कि मूल संख्या में लेकर आना है वापस से किसी नंबर को, तो इसमें वो फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर x जो है वो 40 है, ठीक है, 40% इंक्रीज हो रहा है तो खपत को कितने % कम करेंगे कि खर्च उतना ही रहे। तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा 100 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। इतना % डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4, इसको कैंसिल कर देते हैं,
क्या 2 7 14, ये हो गया 200/7। तो कितना आ गया 7 दूनी 7 या 56, सही 4/7%। ठीक है, तो खर्च तो खपत कितना प्रतिशत कम करेंगे 28, सही 4/7% कम करना पड़ेगा कि खर्च उतना ही रहे। ठीक, क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ गई है, हम खपत को कितना प्रतिशत कम करें कि खर्च 5% से ज्यादा ना बढ़े। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस इसमें यहाँ पर ये बताया है कि 5% बढ़ रहा है खर्च। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में खर्च जो था वो बिल्कुल बदल नहीं रहा था, उसमें 0% का चेंज था। यहाँ पर खर्च जो है 5% से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी खर्च जो है दो चर राशियों का गुणनफल है, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, जो कि कीमत है और मात्रा है। ठीक है, पेट्रोल की मात्रा। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा, यदि कोई दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है और उसमें हम एक में a% का चेंज करते हैं, दूसरे में b% से इंक्रीज करते हैं, तो परसेंटेज चेंज जो होता है ओवरऑल प्रोडक्ट का वो होता है a + b + ab/100। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे खर्च जो है मतलब ये रुपीज में। ठीक है, रुपीज में जो खर्च है वो है अपना मात्रा इनटू कीमत। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं ये दोनों। ठीक है, इसको मैंने 40% से इंक्रीज कर दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। a = 40 है। खपत को कितना प्रतिशत कम करें, यहाँ पर भी b अननोन है, इसको b ही मान लेते हैं। और क्योंकि यहाँ लिखा है कम करें, तो ये b, इसका मतलब b जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाएगा a - b - ab/100। अब चूंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, खर्च जो था वो चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल रखा था। पर यहाँ पर क्या है 5% से इंक्रीज हो रहा है खर्च, तो हम इसको 5 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 40 रख दिया, इसको अपन ने b ये भी 40 b/100 5 है। इसमें ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही इसको कर देते हैं 140 b/100, और ये 5 इधर गया तो ये कितना हो गया 35। 40 में से 5 इधर गया माइनस से, 40 - 5 हो गया 35। ये 7/5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/7, कैंसिल हो गया, तो ये अपना आ गया 25%। मतलब कि हम खपत को 25% कम करेंगे, तब हमारा खर्च जो है वो 5% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित विषय में पास है और 48% छात्र जो है भौतिक में पास है, 30% दोनों में पास है, तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में फेल। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि प्रतिशत में पूछा है तो मैं मान लेती हूँ कि छात्रों की संख्या, टोटल छात्रों की संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 65% छात्र गणित में पास है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे छात्र भी शामिल है जो भौतिक विषय में भी पास होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि केवल गणित विषय में पास है। तो यहाँ 65% में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो भौतिक विषय में भी पास हो सकते हैं। वहीं पर 48% जो है भौतिक विषय में पास है, तो यहाँ पर भी ये नहीं लिखा है कि केवल भौतिक विषय में पास है, वो गणित में भी पास हो सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं उस 48% में। ठीक है, और 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास है। ठीक है, 30% छात्र दोनों में पास है, ये भी बता दिया है। ठीक है, तो 65% और इसको 48 को यदि जोड़ दें और उसमें से 30 माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे छात्र हैं जो गणित में भी पास है और भौतिक में भी पास है, यहाँ पर भी ऐसे छात्र हैं जो गणित में भी पास है और भौतिक में भी पास है। यदि हम दोनों में पास छात्रों को हम माइनस कर दें, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग पास जो छात्र है उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, और वहीं पर माना कि a% छात्र जो है मैं मान लेती हूँ कि दोनों विषयों में फेल है, और a% मतलब क्योंकि 100 छात्रों की संख्या मानी है तो a% मतलब a नंबर ही हो जाएगा। तो a, तो मैं दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या को मैं a मान लेती हूँ। तो यदि दोनों विषयों में अलग अलग पास छात्रों की संख्या धन दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या को जोड़ दें, तो ये टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो इसको 100 के बराबर रख दूं मैं। ठीक है, -30 इसलिए किया है क्योंकि मैं वो कॉमन छात्र जो दोनों में काउंट हो रहे हैं उनको अलग करने के लिए, ताकि वो छात्र जो है दो दो बार काउंट ना हो, इसलिए मैंने -30 किया है, क्योंकि ऐसे छात्र जो दोनों विषयों में पास है
दोनों में अलग अलग काउंट हो रहे हैं, तो उनको मैं अलग कर देती हूँ और फिर उसमें फेल छात्रों की संख्या जोड़ देती हूँ, तो वो टोटल छात्रों की संख्याओं के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं हल कर लेती हूँ। तो यहाँ से ये इसको करें तो 18 हो गया, प्लस 1 100, तो ये यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 17। तो ये 17 क्या है, 17 इस छात्रों की संख्या नहीं है बल्कि ये प्रतिशत है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था छात्रों की संख्या 100 है, पर ये 100 है नहीं, हमने सिर्फ एज्यूम किया था। तो 100 छात्रों की संख्या में से 17 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है, इट मीन्स कि 17% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है। तो ये अपना आंसर।